तो रिक्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली मेंटेन करना क्वालिटी को प्रोडक्ट की वो डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो क्रिस्टल्स है वो इनलार्ज बनते हैं। जैसे फास्ट फ्रीजिंग की बात हुई थी, रैपिड फ्रीजिंग की बात हुई थी, उसमें भी आपके इनलार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में भी इनलार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। क्या? क्यों? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। जब आप एक दफा डीफ्रोस्ट करते हो और फिर दोबारा से उसको फ्रीजर में रखते हो, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है इंटरनल इन्वायरमेंट का और फूड के इन्वायरमेंट का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, उसकी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो लार्ज बनते हैं। ठीक है। और आपको पैकेज के ऊपर अक्सर वो जो है वो बर्फ नजर आती है। अगर आप मीट को देखें तो अगर आपने उसको किसी भी पैकेज में प्लेस करके रखा हुआ है तो उस पैकेज के ऊपर आपको क्रिस्टल्स नजर आएंगे, लार्ज क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज फ्रीजर बर्न। फ्रीजर बर्न क्या होता है? बेसिकली ये डिहाइड्रेशन होती है लेकिन अकम्पनी कर रहा होता है फ्रीजिंग को। ठीक है। आपको व्हाइट पैच नजर आता है, टफ। ये स्पेशली तब होता है कि अगर आप कोई फ्रीजर से मीट प्रोडक्ट निकालो, उसको माइक्रोवेव करो और उसको दोबारा फ्रीज करो तो उसके ऊपर एक व्हाइट सा पैच आ जाता है। ऐसा लगता है वो जगह जो है वो कुक हो गई है। वो बेसिकली सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वो मॉइस्चर या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फूड के और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के या एनवायरनमेंट के सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है फ्रीजर बर्न आता है और वो वाइट सा पैच, टफ सा पैच जो है वो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर नजर आ रहा होता है। अगर आप फूड को प्रॉपर पैकेज करके मॉइस्चर प्रूफ पैकेज में जो है रैप में उसको प्लेस करोगे तो फिर ये फ्रीजर बर्न जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको अवॉइड करनी होती है किसी भी तरह की, वो बेशक जो है वो इंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो फ्रूट्स वेजिटेबल में ड्यूरिंग फ्रीजिंग, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो है वो सैचुरेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए जो ऑफ फ्लेवर कॉज करे। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी फ्रूट वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन सी जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो इंजाइम्स हैं वो जो है वो ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज कोलाइडल सब्सटेंस चेंज। कोलाइडल सब्सटेंस चेंज क्या होता है कि सर्टेन प्रोडक्ट्स। मैम उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? किसका? ब्राउनिंग का? ब्राउनिंग जो रहती इंजाइमेटिक है विटामिन ब्राउनिंग सी का की वजह से। बेसिकली जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है। आपको वो जो ब्राउन पार्ट नजर आता है जिससे आपको लगता है कि जो फ्रूट है वो खराब हो गया, वो बेसिकली उसकी क्वालिटी नहीं रहती, वो एडिबल नहीं रहता। ठीक है। तो वो जो ब्रूजेस और वो जो है उनके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है। जब आपकी स्किन के ऊपर भी कट लगता है तो जो है वो माइक्रोब जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू स्किन। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी जब इंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है तो वो जगह जो है वो रोटन हो जाती है। उसके रोटन होने से वो एक्सपोजर जो मिल जाता है बैक्टीरिया को और डिफरेंट फंजाई को, यीस्ट को, कि वो इनकॉर्पोरेट कर सके और जो है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ये जो है वो एक जो है डिसएडवांटेज होता है इंजाइमेटिक ब्राउनिंग का। ओके मैम। जो कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, वो साइनेर्सिस, मैंने आपको पहले भी बताया था, लीकेज होती है वाटर की। जब आप थॉ करते हो किसी भी फ्रीजिंग प्रोडक्ट को, थॉ करना होता है जब आप उसको फ्रीजर में से निकाल के आप उसको रखते हो ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आए और जो है वो सारी आइस जो है वो मेल्ट हो जाए और आप फिर उसको यूज कर सको। ठीक है। तो जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी भी स्टार्च एनर्जीज होती है उसमें से जो स्टार्च है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वो स्टिकी सा और एक वो पेक सा कलर जो है वो आपको नजर आता है। ठीक है। और फिर उतना वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता जितना ओरिजिनली प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस प्रोसेस को स्टार्च एनर्जीज कहते हैं। जो सेलुलोज प्रोडक्ट होते हैं वो टफर हो जाते हैं और जो इमल्जन हो जाती इमल्जन आप प्लेस करते हो उनमें डिहाइड्रेशन और प्रेसिपिटेशन होती है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। अब कुछ सर्टेन केमिकल चेंजेस भी आती हैं ड्यू टू इन फ्रोजन प्रोडक्ट। सपोज एक प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट होने हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो सकती है, मिलार्ड रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। जो क्लोरोफिल है उसके अंदर केमिकल चेंज आना शुरू हो जाता है, वो डिग्रेड करना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा जो एग्स हैं उनमें कंसंट्रेशन ऑफ सोलुबल इन सॉल्ट इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो आप एग्स हैं अगर उनमें से वाटर रिमूव करोगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। उसकी वजह से जो एग है वो भी आप स्लो फ्रीजिंग के लिए यूज करते हो, रैपिड फ्रीजिंग में आप यूज नहीं करते और बेसिकली आप उन्हें प्लेस रेफ्रिजरेट में करते हो, फ्रीजर में आप उन्हें प्लेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो योक है वो भी ग्रैन्युलर फॉर्म में हो जाती है। ग्रैन्युलर फॉर्म में क्यों हो जाती है? जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो जो योक होती है वो लम्पी सी फीलिंग देना शुरू हो जाती है, लंप बन जाते हैं उसके योक के। तो इसीलिए जो है वो एग्स के लिए जो है वो स्लो फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है, रैपिड फ्रीजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद मॉइस्चर कंट्रोल इन फ्रीजिंग, आप जो है वो वाटर रिमूव कर लो अगर फूड के अंदर से ड्राइंग करके, तो आप जो है बैक्टीरियल सेल का सारा वाटर ड्रॉ कर लोगे और जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप सर्टेन शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं या शुगर सिरप ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने की वजह से जो वाटर है वो लेस अवेलेबल होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। एक दो रोल हो सकते हैं शुगर और सॉल्ट ऐड करने के, एक तो वो फ्रीजिंग पॉइंट लो करते हैं, दूसरा शुगर और सॉल्ट जो है वो सारा वाटर खुद ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं रहता और उनकी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन प्रोसेस आप सबको बार बार मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि आप वाटर रिमूव कर लेते हो, वाटर रिमूव कर लेते हो, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, उनको वो ह्यूमिडिटी नहीं मिलती और ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिफरेंट मेथड हम यूज करते हैं फॉर डिहाइड्रेशन। सबसे पहला जो नेचुरल प्रोसेस है सन ड्राइंग। अक्सर अभी भी लोग जो हैं वो सन ड्राइंग मेथड यूज करते हैं एक वाटर को विड्रॉ करने के लिए। इसके अलावा आप हॉट एयर ओवन होते हैं उनके अंदर जो है वो आप फूड को ड्राई करते हो। नेक्स्ट इज मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग में क्या होता है कि आप हीट करते हो, एयर ब्लो करते हो इन अ टनल किसी कैबिनेट में जहाँ पे आपने फूड प्लेस किया होता है। आप उसमें जिस तरह पहले हमने फ्रीजर वाली पढ़ा था हॉट एयर टनल में, सॉरी फ्रीजिंग एयर टनल हमने की थी, इसी तरह मैकेनिकल ड्राइंग में क्या होता है कि आप एक टनल में फूड प्लेस करते हो और आप उसमें जो है वो हीटेड एयर ब्लो करते हो जो कि फूड को जो है वो ड्राई कर देती है। ठीक है, वो सारा मॉइस्चर उसमें से निकाल लेती है। नेक्स्ट इज ड्रम ड्राइंग। ड्रम ड्राइंग में आप स्टेनलेस स्टील के ड्रम्स होते हैं उनके ऊपर फूड प्लेस करते हो, उनको हीट करते हो। बेसिकली जो लिक्विड चीजें हमारे पास मिल्क है, जूसेस हैं, प्यूरीज हैं, हम उनको इस तरह ड्रम ड्राइंग के थ्रू जो है वो डिहाइड्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग जो है उनमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं बेसिकली और सब्लिमेशन का प्रोसेस कराते हैं कि जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, आइस जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो लिक्विड में नहीं आती। तो फ्रीज ड्राइंग में हम जो है वैक्यूम अचीव करके सब्लिमेशन का प्रोसेस कराते हैं। नेक्स्ट इज पफ ड्राइंग। पफ ड्राइंग में क्या होता है कि आप हीट के साथ साथ वैक्यूम क्रिएट करते हो। आप क्या करते हो, आप प्रेशर जो है ना ऑब्वियसली उसका डिफरेंस क्रिएट करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। ठीक है, और उसको स्टीम करते हो। तो जब वैक्यूम और स्टीमिंग दोनों आप करते हो तो उससे जो है फूड जो है वो बहुत जल्दी जो है ना वो रिमूव करके तो उसको जो है बैक्टीरिया फ्री करते हो प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे आप बारबेक्यू करते हो उसमें आप स्मोकिंग का प्रोसेस होता है, वो उसमें आप स्मोकिंग के थ्रू जो है वो आपने देखा है जो मीट है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक इसलिए कर जाता है क्योंकि आप उसमें से वाटर रिमूव कर लेते हो, तो आप उसके थ्रू माइक्रोबियल कंट्रोल करते हो। और एक तो वो आपको ऑब्वियसली स्मोक जो है उसमें हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं और वो एरोमेटिक स्मेल भी देता है। ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशनली जो है वो बेनिफिशियल नहीं है ड्यू टू हाइड्रोकार्बन क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, लेकिन आप ड्राइंग के लिए जो है वो स्मोक यूज करते हो अक्सर इस तरह। नेक्स्ट स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग जो है वो आप हॉट एयर स्प्रे करते हो एग्स में, कॉफी में, मिल्क में, और उसके थ्रू जो है वो आप वाटर जो है वो रिमूव करते हो। वो हॉट एयर होती है बेसिकली जो आप स्प्रे कर रहे होते हो। तो ये सब क्या करते हैं,
एक तो हम ड्राइंग का प्रोसेस जो है इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट की जो है साइज को और लेस कर देता है, वेट को, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देता है और स्टोरेज कंडीशन इजी हो जाती है हमारे लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है फूड को, ठीक है। लेकिन हमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंसीडर करने चाहिए ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन? एक हमें देखना चाहिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और पोर्शन साइज। इसके अलावा स्टोरेज टाइम का लेंथ, ये भी आपकी फूड की क्वालिटी को डिटरमिन करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आपको नाम से ही समझ आ रही है, जिस तरह हम डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव करते हैं इसी तरह कंसंट्रेशन में भी हम जो है वो फूड को कंसंट्रेटेड कर देते हैं और फूड के लिए जो वाटर है वो हम विड्रॉ करके उसको, बैक्टीरिया को जो है वो प्रिवेंट करते हैं उसकी ग्रोथ। जैसे अक्सर हम कंसंट्रेटेड मिल्क यूज कर रहे हैं, जैम जेलीज यूज कर रहे हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट कम होता है, वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। इसके अलावा सर्टेन जो हमारे स्प्रेड्स हैं, सूप्स हैं, प्यूरीज हैं, इनमें हम इनको कंसंट्रेट कर देते हैं विद सोल्यूट्स। तो जब हम उसे कंसंट्रेट कर देते हैं तो वाटर जो है वो या तो वो जो हमने सॉल्ट्स ऐड किए हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है और बैक्टीरिया को अवेलेबल नहीं रहता, या हम जो है वो पहले वाटर को विड्रॉ कर लेते हैं तो जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं रहता और फूड को जो है वो हम स्पॉइलेज से प्रिवेंट कर लेते हैं। डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। सबसे पहले है ओपन कैटल मेथड। ओपन कैटल मेथड जो है वो स्पेसिफिकली हम मेपल सिरप को कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम डिजायर्ड कलर और फ्लेवर का मेपल सिरप जो है वो अचीव कर सकें। इसके अलावा जैम्स में, जेलीज में, सूप्स में हम यूज करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोडक्ट में जो है बर्न ऑन का जो है वो रिस्क जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जब आप केटल में फूड प्लेस करते हो और उसको आप कंसंट्रेट करते हो तो वो फूड क्या बर्न हो जाता है। बर्न क्या मतलब, जो अगर आपने कभी कैरेमलाइज किया हो शुगर को तो एक जगह आती है जब शुगर जो है वो बर्न कर जाती है, ठीक है, तो वो आपकी डिजायरेबल अचीवमेंट नहीं होती क्योंकि आपको बर्न नहीं करना था, आपको सिर्फ कैरेमलाइजेशन अचीव करनी थी, ठीक है। तो इसी तरह ओपन केटल्स में भी समटाइम्स ये होता है कि जो जैम जेलीज हैं वो बर्न कर जाती हैं जब आप उन्हें केटल में प्लेस करते ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसके अलावा फ्लैश इवेपोरेटर होते हैं। फ्लैश इवेपोरेटर में हम स्टीम यूज करते हैं जो कि हम फूड के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और वो स्टीम जो है जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वो अपने साथ जो है वाटर वेपर्स भी लेके आ जाती है, जिसकी वजह से इनसाइड जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है और सोल्यूट जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट इज थिन फिल्म इवेपोरेटर्स। थिन फिल्म इवेपोरेटर में क्या होता है कि हम एक थिन लेयर फूड की जो है एक सिलेंड्रिकल वॉल पे जो है वो प्लेस करते हैं और फिर उसको स्टीम करते हैं। जब आप उसको स्टीम करते हैं तो वाटर वेपर रिमूव हो जाते हैं और फिर आप दोबारा उसमें से फूड को कलेक्ट कर लेते हो, कंसंट्रेटेड फूड को। नेक्स्ट इज वैक्यूम इवेपोरेटर। वैक्यूम इवेपोरेटर जो है वो हम हाई सेंसिटिव फूड के लिए यूज करते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं हीट से, जैसे ओपन केटल में, तो फिर हम उन फूड के लिए जो है वो वैक्यूम इवेपोरेटर यूज करते हैं। हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं एट मच लोअर टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ठीक है। मोस्टली ये जो है वो नहीं यूज होता इंडस्ट्रीज में क्योंकि हमारे लिए वो इकोनॉमिकल नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम डिफरेंट परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं और उसकी बेस पे हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट फूड को और लिक्विड्स को। बेसिकली ये लिक्विड फूड के लिए है ऑब्वियसली, क्योंकि हम डिफरेंट परमिएबिलिटी की मेम्ब्रेन यूज कर रहे होते हैं जिससे वो, जैसे हमने वे और किजीन को सेपरेट करना है, डिफरेंट प्रोटीन को सेपरेट करना है। और लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन हम इसको मोस्टली यूज नहीं करते क्योंकि ये एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन और एक और एडवांटेज इसका ये है कि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो सकती है ड्यूरिंग सेपरेशन। अच्छा जी, चेंजेस क्या आती हैं ड्यूरिंग कंसंट्रेशन प्रोसेस? सबसे पहले तो जो एक फ्लेवर आता है, जैसे मैंने कैरमलाइजेशन में बताया, इसी तरह अगर जैम और चैलीज को पर्टिकुलर और सूप्स को टेम्परेचर पे आप उसको कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो फूड है वो कुक्ड है या ओवर कुक्ड हो गया है, तो वो एक जो जला जला सा टेस्ट आता है वो एक जो है वो अनडिजायरेबल कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन डिसकलरेशन है,
ठीक है, अगर कलर आपको मेपल सिरप का डिजायरेबल नहीं मिला तो वो आप जो है वो बाय नहीं करते। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो है वो बैलेंस रखना होता है ताकि आप प्रिजर्वेशन के साथ साथ फूड की जो एस्थेटिक एबिलिटी है या उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको भी मेंटेन कर सको। इसके अलावा आप सर्टेन एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके भी फूड को स्टोर करते हो, डीनेचर करते हो, जैसे एसिड ऐड करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पीएच को डिक्रीज कर सकते हो, शुगर एंड सॉल्ट ऐड कर सकते हो, स्मोक ऐड कर सकते हो। सर्टेन केमिकल्स हैं जिनको हम एज ए प्रिजर्वेटिव या एडिटिव यूज करते हैं, लेकिन वो एफडीए अप्रूवल होने चाहिए कि उनका कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुलनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसकी बेस पे जो है वो अचीव करते हो क्वालिटी ऑफ फूड। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में आप क्या करते हो, सिंपल माइक्रोवेविंग टेक्निक है जो हम घरों में माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसके थ्रू जो है वो फूड का वाटर रिमूव करते हो और उसको जो है वो बैक्टीरियल फ्री करते हो। ऑब्वियसली हर मेथड के अपने एक डिसएडवांटेज है, आप रेडिएशन यूज कर रहे हो, ये हेल्दी मेथड नहीं है, लेकिन आप फिर भी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के लिए जो है वो यूज करते हो। ये नॉन आयोनाइजिंग रैपिड मेथड है फॉर कुकिंग। आप इसको प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसको यूज करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। बेकिंग को, ब्लांचिंग को, ब्राउनिंग को, कोगुलेटिंग को, कंसंट्रेटिंग को, कुकिंग को, ये सारे मेथड जो हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं या उससे एडिशन मेथड जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं थ्रू माइक्रोवेविंग हीटिंग। ठीक है, तो आप जो है, लेकिन अक्सर ये स्टडीज कहती हैं कि जब आप माइक्रोवेव हीटिंग करते हो तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है फिर आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट को फोर्टिफाई करते हो B12 के साथ कि अगर ड्यूरिंग माइक्रोवेव हीटिंग अगर डिस्ट्रक्शन हो गई है विटामिन B12 की या इनएक्टिवेशन हो गई है तो फिर आप जब उसको ड्राई कर लेते हो, आप उसको पैकेज करने से पहले फिर आप उसको फोर्टिफाई करते हो। ठीक है, कि जो न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है आप उसको फुलफिल कर सको। तो B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता कि B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनीमिया होता है। कौन सा अनीमिया? मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। वो क्या होता है? क्या डिफरेंस है मेगैलोब्लास्टिक में, माइक्रोसिटिक में या प्रीनिशियस एनीमिया में? मैम मैक्रो में कोबलामिन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। किसमें? मैक्रो में। अच्छा, मेगैलोब्लास्टिक में। जी। अच्छा, और प्रीनिशियस एनीमिया क्या होता है? इसी को कहते हैं मैगेलोब्लास्टिक को शायद। चलें, फिर आप लोगों ने सारे एनीमिया पढ़ने हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रीनिशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? और फिर मुझे बताना है, मैं कल वाली क्लास में पहले ये पूछूंगी। प्रीनिशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता बॉडी में। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? चलो पढ़ के आना कल सारे, मैं खुद पूछूंगी जिससे मुझे पूछना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इरेडिएशन। इरेडिएशन जो मेथड होता है इसमें हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई हीटिंग मेथड नहीं। हाँ मैम बस करने ब्रेक भी नहीं है अभी तो, और 11 से सर का क्लास, सर की लेक्चर बस स्टार्ट हो जाना है। यही रह गए, तो क्या करूं? दी है ना मैंने 20 मिनट मैम की। अभी ठीक है मैम। बस आखिरी टॉपिक है ये। अच्छा जी, इरेडिएशन क्या होता है? इरेडिएशन में हम कोई भी हीटिंग प्रोसेस यूज नहीं करते। बेसिकली हम एनर्जी वेव्स जो हैं या रेडियो वेव्स या हम माइक्रोवेव वेव्स, गैमा रेज,
ये सब वेव या रेव यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें कोई हीटिंग, कोई फ्रीजिंग, कोई टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और हम फूड को जो है पास करते हैं एक कन्वेयर बेल्ट पे रख के। रेडिएशन जो है किसी भी टाइप की, वो गैमा हो सकती है, वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं, उनको पास किया जाता है और फूड को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और इंश्योर किया जाता है कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो फूड के अंदर ना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं वो आपकी ऑक्सीडेशन जाके बॉडी में इंक्रीज करेंगे और वो जो है वो फूड ऑब्वियसली कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। सेम जो आप बारबेक्यू करते हो, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, वो भी आपकी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। तो इन सर्टेन प्रोडक्ट्स को जो है हम इरेडिएशन के मेथड के थ्रू जो है वो प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारे मेथड आपको वर्ड टू वर्ड इतनी लंबी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम इरेडिएशन में क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन में क्या होता है, और बस ये आगे फर्दर करने की जरूरत है, ठीक है।